आखिरकार जेम्स गन ने 31 दिसंबर की रात 10:30 बजे मतलब 12 बजने से ठीक 1.5 घंटा पहले अपने प्लान्स को रिवील किया और उन्होंने बताया कि मार्वल वाले जैसे अपनी सागास को फेजेस में डिवाइड करना पसंद करते हैं, तो वैसे वो लोग डीसी की जो 10 ईयर के प्लान्स होंगे उनको चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। उन्होंने और पीटर सेफ्रान ने मिल करके डीसी के अगले 10 साल तक के प्लान्स बना लिए हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने कल हम सबको दिखाया। उन्होंने बताया कि इसके पहले चैप्टर को उन्होंने गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का नाम दिया है, जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उसके भी एक बहुत ही छोटे से पार्ट को उन्होंने हम सबके सामने रिवील किया। अब सबसे पहले तो अगर इस नाम के बारे में बात करी जाए तो आई थिंक इट इज अ परफेक्ट नेम एंड अ परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट द डीसी यूनिवर्स फ्रॉम, क्योंकि सुपरमैन एक गॉड से कम नहीं है और वहीं पे डार्क साइड जो इनका मेन विलन है उसकी तुलना भी गॉड से करी जाए तो ही सही होता है। और इनकी जितनी भी पावर्स, विलन्स और जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उन सब की माइथॉस गॉड से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में इस चैप्टर को गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का नाम देना एकदम परफेक्ट चॉइस है। उन्होंने बताया कि इस साल डीसी की 4 मूवीज आने वाली हैं। सबसे पहले आएगी शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, जो सीधे जाकर फ्लैश से कनेक्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा रेवलेशन कर दिया यहाँ पर कि फ्लैश जो है वो सीधे डीसीयू जो अभी चल रहा है उसको रिबूट मार देगी, हाँ रीसेट कर देगी वो डीसीयू को। ऑल्दो इस चीज को लेकर अभी प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा आगे देखते जाएंगे उतना समझ में आएगा हमको। फिर इसके बाद आएगी ब्लू बीटल, जिसकी कहानी आगे वाले डीसीयू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ब्लू बीटल इनके जेम्स गन के डीसीयू से कनेक्टेड होगी और एक्वामैन भी डीसीयू में जाके कनेक्ट हो जाएगी। अब अगर जेम्स गन के चैप्टर 1 की सबसे पहले प्रोजेक्ट से चालू करें तो एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट होने वाला है जिसका नाम होगा क्रीचर कमांडोज। तो क्रीचर कमांडोज बेसिकली एक एनिमेटेड शो होने वाला है जिसको खुद जेम्स गन ने लिखा है, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग क्रीचर कमांडोज के बारे में नहीं जानते। इनफैक्ट इस पूरी स्लेट, इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते। तो भाई इसलिए भाई आया है, कॉमिक बुक्स का ज्ञान फेल के जाएगा। डीसी कॉमिक्स के लिए बहुत इंतजार किया भाई, ये डायलॉग मारने के लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया है। तो देखो, आप लोगों ने मार्वल कॉमिक्स में हाउलिंग कमांडोज सुने, वो जो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में हम लोगों ने देखे थे। तो बस क्रीचर कमांडोज हाउलिंग कमांडोज वाला वर्जन है डीसी कॉमिक्स में, लेकिन जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं। ये टीम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऑपरेट करती है, नाजी आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं होते। एक वेयरवुल्फ होता है, एक वैम्पायर होता है, एक फ्रैंकेनस्टाइन होता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये कुछ उठ पटांग टाइप के मॉन्स्टर, सुपर नेचुरल टाइप की चीजें होती है। और रही बात इस शो की, तो इस शो को लेकर हमें थोड़ी बहुत डिटेल्स पता चल चुकी है, क्योंकि ये एनिमेटेड शो सीधे जाकर वॉलर के शो में कनेक्टेड होगा। तो इस शो में हमें रिक फ्लैग के पिताजी देखने को मिलेंगे जो इस पूरी टीम को लीड करेंगे। और रही इस टीम की बात, तो इसमें हमको जीआई मॉन्स्टर, फ्रैंकेनस्टाइन, ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, जीआई रोबोट, डॉक्टर फॉस्फोरस और द सुसाइड स्क्वाड वाला वीजल देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ इसके टोटल 7 एनिमेटेड एपिसोड्स होंगे जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। इसकी कास्ट को फाइनलाइज किया जा चुका है, लेकिन ये कास्ट मेंबर्स लाइव एक्शन में ट्रांजिशन करने के लिए भी फाइनलाइज किए गए हैं। मतलब जो लोग वॉइस देंगे उन्हीं को लाइव एक्शन में भी कास्ट किया जाएगा। मतलब ये एनिमेटेड शो मेन डीसीयू से कनेक्टेड होगा। फिर इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया वो है अमेंडा वॉलर को लेके। इसका नाम वॉलर होने वाला है और इसमें अमेंडा वॉलर का रोल भी वॉयला डेविस ही प्ले करेंगी, जिनको हमने पीसमेकर में, द सुसाइड स्क्वाड में और इससे पहले भी जितने भी डीसी प्रोजेक्ट्स में उनमें देखा था। तो मतलब इनके लिए रिबूट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारे के सारे मल्टीवर्स के रीसेट को सर्वाइव कर जाएंगे। इसके साथ ही साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया कि ये पीसमेकर के टीम के साथ काम करेंगे, जिसका मतलब ये है कि प्रोबेबली पीसमेकर भी सारे के सारे रिबूट को सर्वाइव कर जाएगा, जिसका मतलब है कि जेम्स गन की वाइफ जेनिफर हॉलैंड भी सारे रिबूट्स को सर्वाइव कर जाएंगी। वो कहां से रिबूट होंगी। फिर इसके बाद जेम्स गन ने एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा अनाउंसमेंट किया, और वो थी सुपरमैन की मूवी जिसका नाम है सुपरमैन लेगेसी। ये मूवी डेब्यू होने वाली है 11 जुलाई 2025 को। इसे लेकर कोई भी डिटेल्स हमको नहीं बताई गई, ना कोई कास्टिंग बताई गई कि सुपरमैन कौन होगा कौन नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि इस मूवी में जो भी सुपरमैन बनेगा वो कोई यंग एक्टर होगा, एंड इट एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि अगर आप इस पूरी डीसी के चैप्टर को देखोगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा डीसी यूनिवर्स बहुत यंग स्टेजेस में है। इस पूरी मूवी को जेम्स गन खुद ही लिखने वाले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरी तरह से इस मूवी के सेंटर में रहेंगे, मतलब सब कुछ वो देखने वाले हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया उसके लिए मैं स्पेशली काफी एक्साइटेड हो गया, और वो था लैंटर्न्स। अब लैंटर्न्स जो है वो एक्चुअली एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज होने वाली है HBO मैक्स के लिए, और इसमें 2 ग्रीन लैंटर्न्स पे फोकस किया जाने वाला है जो होंगे हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट। अगर आप लोग इनके बारे में नहीं जानते तो ये डीसी कॉमिक्स के सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रीन लैंटर्न्स में से एक है। ये दोनों अर्थ को बिलोंग करते हैं, और जेम्स गन ने इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्क्राइब किया कि ये एक स्पेस कॉप मिस्ट्री टाइप की सीरीज होने वाली है, जिसमें जॉन स्टीवर्ट और हैल जॉर्डन जो है एक मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे।
मतलब ये ट्रू डिटेक्टिव स्टाइल में एक ऐसी मिस्ट्री होने वाली है जिसको सॉल्व करते करते ये डायरेक्टली डीसीयू की किसी ऐसी चीज के आसपास पहुंच जाएंगे जो उस समय पे मतलब डीसी की कहानी के साथ एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मजेदार प्लॉट, बेहतरीन, सुन के मजा आ गया। फिर इसके बाद जेम्स गन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसको सुनकर 2 मिनट के लिए मैं सोचता रहा कि सही में कर दिया क्या, क्या बात कर रहे हो। मतलब इतनी सारी चीजें सोच रहा था और ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। अथॉरिटी, अगर आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते तो लेट मी एक्सप्लेन। तो जेम्स गन ने अथॉरिटी की एक फिल्म अनाउंस करी है, तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान आएगा यहां पर। तो बेसिकली अथॉरिटी डीसी कॉमिक्स को बिलोंग नहीं करती थी, ये आई है वाइल्ड स्टॉर्म कॉमिक्स से जिसको डीसी ने एक्वायर कर लिया था। तो अथॉरिटी जो है एक ऐसी सुपर हीरोज की टीम है जो कि सही करने से पहले कुछ नहीं देखते, ना वो पॉलिटिक्स देखते हैं ना वो गलत चीजें देखते हैं, उनको बस सही करने से मतलब है। चाहे कितना भी खून बह जाए, चाहे कितने भी लोग मारे जाए, उनको लगता है कि अगर सही करना है तो फिर हमको चीजें सही करनी है बस। और इस चक्कर में वो बहुत लफड़े कर चुके हैं भाई। अपोलो, मिडनाइटर, इंजीनियर, डॉक्टर, फ्री फॉल, फ्लिंट, ये कुछ इनके मेंबर्स हैं और इनकी टीम में इनके खुद के बैटमैन और सुपरमैन है, अपोलो और मिडनाइटर नाम के जो लवर्स हैं। लेकिन ना ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है क्योंकि हमने सुना है कि जो सुपरमैन लेगेसी है वो इस मूवी में जाकर लीड करेगी। और अगर सुपरमैन का अथॉरिटी के साथ क्लैश होगा तो आप समझ रहे हो क्या होगा। सुपरमैन जो एक तरफ हाई होप्स एंड मॉरल्स वाला कैरेक्टर है, उसका क्लैश होगा उन लोगों के साथ में जो कुछ भी नहीं समझते, जिनको आप होमलैंडर से कंपेयर कर लो भाई। मतलब बेसिकली ये सुपरमैन के सीक्वल के लिए सुपरमैन वर्सेस द अथॉरिटी को सेटअप करेंगे। माइंड ब्लोन हो जाएगा। खैर इस चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे क्योंकि अथॉरिटी है अच्छी चीज, वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। इसके बाद आता है पैराडाइज लॉस्ट जो कि थेमेस्केरा के ऊपर बात करती है। ये एक टीवी शो होने वाला, लाइव एक्शन होगा, लेकिन वंडर वुमन से पहले थेमेस्केरा के क्या हालचाल थे उस पे बात करेगी। जेम्स गन ने इसको गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप की एक शो बताया और ये थेमेस्केरा के माइथॉस में डीप जाएगा कि थेमेस्केरा एक ऐसा आइलैंड बना तो बना कैसे कि वहां पर अमेज़न्स अकेली लेडीज लोग रहती हैं बस। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अनाउंसमेंट और वो थी बैटमैन की सोलो मूवी ब्रेव एंड द बोल्ड जो फोकस करेगी बैटमैन और रॉबिन की रिलेशनशिप पे। और इसमें हमें 1997 के बाद पहला लाइव एक्शन रॉबिन देखने को मिलेगा जो कि होगा डेमियन वेन, मतलब ब्रूस का खुद का अपना बेटा डेमियन। कॉमिक बुक्स का ज्ञान छिड़कते हुए बस इतना बताना चाहूंगा कि कॉमिक बुक्स में बैटमैन के पास 4 रॉबिन होते हैं। सबसे पहला होता है डिक ग्रेसन, दूसरा जेसन टॉड, तीसरा टिम ड्रेक और चौथा उसका खुद का बेटा डेमियन वेन। तो इस मूवी में हम डेमियन को देखने वाले हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री रहती है बैटमैन की। और जेम्स ने ये भी बताया कि हमें इस मूवी में बैट फैमिली का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी pretty interesting. Although I would still prefer कि अगर हमें रॉबिन स्टार्टिंग से देखने को मिलते हैं, मतलब डेमियन सीधे चौथा रॉबिन हमको पहली बार देखने को मिल रहा है, तो मतलब डिक ग्रेसन ऑलरेडी नाइटविंग बन चुका होगा, जेसन टॉड ऑलरेडी रेड हुड बन चुका होगा। इंटरेस्टिंग, मतलब चीजें काफी आगे प्रोग्रेस कर चुकी होंगी क्योंकि देखो ना सुपरमैन की तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी होंगी और बैटमैन का बच्चा 10 साल का असासिन बन गया है। फिर इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो मैंने काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर लिया था वो है बूस्टर गोल्ड। बूस्टर गोल्ड अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बेसिकली डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक काफी वियर्ड सा सुपर हीरो है। ये फ्यूचर से आता है, टाइम ट्रैवलर होता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि फ्यूचर में इसकी कोई औकात नहीं होती, इसको कोई पूछता नहीं है तो कहता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता हूँ। और क्योंकि फ्यूचर से है तो इसको पता होता है कि क्या क्या चीजें होने वाली होती है, इसीलिए पास्ट में आकर काफी ज्यादा पैसे वाला हो जाता है तो इसके पास काफी सारे गैजेट्स होते हैं फ्यूचर के, तो इसीलिए पास्ट में आकर एक सुपर हीरो सॉर्ट ऑफ बन जाता है जिसके पास काफी पैसा होता है। तो यूनिक गैजेट्स और पैसों का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक सुपर हीरो बनने का फैसला करता है जिसका नाम बूस्टर गोल्ड होता है। तो मतलब ये टेक्निकली एक सुपर हीरो नहीं है, बस एक इम्पोस्टर काइंड ऑफ चीज है, लेकिन फिर भी इसको सुपर हीरो बोला जाता है। तो इसका भी एक टीवी शो हमको देखने मिलेगा जो लाइव एक्शन में होगा। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट क्योंकि टाइम ट्रैवल वाली चीज होती है तो एक्साइटमेंट होता है थोड़ा। प्लस ये ब्लू बीटल का काफी अच्छा दोस्त होता है कॉमिक्स में। फिर इसके बाद एक और मूवी है जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ और वो है सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो। नहीं, इसको हल्के में मत लेना और उसका रीजन मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली बेस्ड होने वाली टॉम किंग की सेम नाम वाली कॉमिक बुक पे, और इसका कंसेप्ट ये था कि जब कालेल को अर्थ पे भेज दिया गया था वो छोटे से रॉकेट में डाल के, तो कारा जो थी वो उसी पत्थर पे फंस गई थी और उसने अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको मरते हुए देखा था। तो इसी वजह से उसके अंदर एक सेंस ऑफ ब्रूटैलिटी है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सुपरमैन की तरह सॉफ्ट नहीं है, वो सुपरमैन की तरह होप से भरी हुई नहीं है, वो ब्रूटल है, वो डेंजरस है, वो कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं है, उसका ये है कि मैं मार डालूंगी। और इसी वजह से सुपर गर्ल
खतरनाक है। तो ये इस मूवी को एक साईफाई मूवी की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से जेम्स गन ने इस वाले प्रेजेंटेशन में बताया था। तो ये वाली मूवी देखने में इंटरेस्टिंग होगी। और इस प्रेजेंटेशन में सबसे आखिरी चीज जो हमें देखने को मिली वो थी स्वाम्प थिंग। अब स्वाम्प थिंग बेसिकली डीसी कॉमिक्स में जस्टिस लीग डार्क का पार्ट होता है और इसकी कहानी काफी डार्क चली जाती है, लेकिन जेम्स गन ने कहा कि ये डीसी के अलग कोने का पार्ट है, लेकिन फिर भी जो मेन डीसी है उससे इन अ वे कनेक्टेड होगा। इसकी कहानी जाकर के मेन डीसी कैरेक्टर से कनेक्टेड हो जाएगी, और कैसे किस तरह से वो सब जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। खैर मुझे पता है मैं बहुत सारी चीजें बताता तो बोलता तो चले जाता हूँ, बोलता चला जाता हूँ। तो कुल मिला के जेम्स गन की स्लेट देखने सुनने में इंटरेस्टिंग थी। मैं इस पे बहुत सारी और भी बातें कर सकता हूँ, और मैं करना चाहता हूँ आप लोग के साथ में, क्योंकि मेरी अपनी थ्योरीज हैं। मुझे पता है इस स्लेट को बहुत ही सॉलिड तरीके से और बहुत ही सोच समझ के प्लान किया गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने कोई भी बड़ी चीज को डाले बिना बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों को अनाउंस कर दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सोचोगे, समझोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि छोटी छोटी पिक्चरें कितना पावरफुल पंच पैक करती हैं, और वो क्या है, कैसे है, उन पे अपन अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो 6-8 घंटे का बन जाएगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। और हाँ, मुझको बताना कमेंट्स में कि आपका इस पूरी स्लेट के बारे में क्या ख्याल है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। बाय बाय, टाटा। Shit! Language!